All right, shall we start? So today's agenda for the class is the next topic of public international law, nationality, immigrants, refugees and internally displaced person. ठीक है, पहले बात कर लेते हैं नेशनैलिटी की। नेशनैलिटी नेशनैलिटी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, रिलेशनशिप होता है किसी एक इंडिविजुअल का अपने स्टेट के साथ। पहली इसमें डेफिनेशन जो है वो है चार्ल्स जी फेनविक की। ये क्या कहते हैं? Nationality may be defined as a bond which unites a person to a given state which constitute its membership in a given state। अब यहाँ से पढ़िए क्या इंपॉर्टेंट है, which gives them a claim। So nationality gives them a claim to the protection of the state and which subject him to the obligation created by the laws of the state। तो नेशनैलिटी एक ऐसा बॉन्ड है, आप रिलेशन कह दो, किन के बीच? एक इंडिविजुअल और उसके स्टेट के बीच, जो क्या प्रोवाइड करता है? क्लेम, राइट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट एंड ऑल्सो ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय लॉज ऑफ द स्टेट, राइट एंड ड्यूटी रिलेशनशिप। ठीक है। जे.जी. स्टार्क ये क्या कहते हैं? नेशनैलिटी में बी डिफाइंड एज अ लीगल स्टेटस। क्या है? एक लीगल स्टेटस है of the membership of the collectively of individuals whose act, decision and policy are vouchsafed through the legal concept of the state representing those individuals। स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। आर्टिकल 15 इसमें इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये क्या कहता है? इसने राइट जो है नेशनैलिटी को, राइट टू नेशनैलिटी को एक क्या बना दिया? ह्यूमन राइट। ठीक है। प्रोवाइड दैट एवरीवन हैज अ राइट टू नेशनैलिटी, और ये प्रोहिबिट भी करता है दैट नो वन शैल बी आर्बिट्रेरी डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनैलिटी नॉर डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनैलिटी। तो एक तरह से एम्बार्गो कह लो, प्रोहिबिशन कह दो, किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर। ठीक है। वो क्या नहीं कर सकता? आर्बिट्रेरी किसी भी इंडिविजुअल को डिप्राइव नहीं कर सकता उसकी नेशनैलिटी से, और ना ही उसके राइट से टू चेंज हिज नेशनैलिटी। ये क्या है? ह्यूमन राइट है अंडर आर्टिकल 15 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। नेक्स्ट, एज आई सेड, लेमन लैंग्वेज में क्या कहोगे आप? नेशनैलिटी एक लीगल रिलेशनशिप है किसके बीच? इंडिविजुअल और स्टेट के बीच। और स्टेट जो है, एवरी स्टेट हैज द राइट टू डिटरमाइन हु इट्स नेशनल्स आर। अपनी पॉलिसीज बना सकता है, रूल्स रेगुलेशन बना सकता है कि उसके जो नेशनल है वो किस बेसिस पे डिफाइन होंगे। मोड्स क्या है टू एक्वायर नेशनैलिटी? पहला है बर्थ। ठीक है। अब बर्थ से भी दो इसके टाइप हैं। पहला है जस्ट सोली और जस्ट सेंगुनिस। जस्ट सोली क्या है? ऑल दोज पर्सन हु टेक बर्थ विद इन द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ अ स्टेट एक्वायर नेशनैलिटी ऑफ दैट स्टेट। एक पर्टिकुलर स्टेट ए है, इसमें जितने भी पर्सन बॉर्न होंगे ना वो इसके क्या हो जाएंगे? नेशनल्स हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड क्या है? जस्ट सेंगुनिस। नेशनैलिटी इज डिटरमाइंड और एक्वायर्ड बाय द नेशनैलिटी और एथनिसिटी ऑफ वन और बोथ ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स के बिहाफ पे। स्टेट ए है, इसमें मतलब अब ऐसे समझ लो इसको, स्टेट ए है ना, इसमें मिस्टर एक्स है एक। ठीक है। लेट से स्टेट बी भी है। ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टर एक्स है, इसके जो पेरेंट्स थे ना वो स्टेट ए को बिलोंग करते थे। इसके फादर ले लो, मदर ले लो, या बोथ पेरेंट्स, ठीक है, वो बिलोंग करते थे स्टेट ए को। तो ये भी क्या हो जाएगा? नेशनल हो जाएगा स्टेट ए का। ठीक है। मिस्टर एक्स जो है, तो नेशनैलिटी या तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप, बॉर्न मान लो बॉर्न इन स्टेट एनी पर्टिकुलर स्टेट, उसका नेशनल, या आपके पेरेंट्स जो थे वो अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करते हैं तो आप भी उसके नेशनल हो जाओगे। ठीक है। नेचुरलाइजेशन, अब ये है भाई सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव क्यों का? हर स्टेट के पास, हर स्टेट एक सॉवरेन स्टेट होता है, उसके पास अपने राइट्स हैं, प्रोसीजर है जिसके बेसिस पे वो डिटरमाइन कर सकता है कि भाई हम नेशनैलिटी किस बेसिस पे देंगे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। अब इसके क्या क्या आएंगे इसमें पार्ट? मैरिज हो सकता है। अब भाई हस्बैंड बिलोंग करता था इंडिया से, ठीक है, उसकी जो वाइफ थी वो बिलोंग करती थी यूके से, इसने इसके साथ शादी कर ली, ये आ गई इंडिया में, तो अब ये वाइफ को भी क्या मिल सकती है? इंडिया की नेशनैलिटी, क्योंकि इसके हस्बैंड बिलोंग करते हैं इंडिया को। तो ये मैरिज के थ्रू भी एक्वायर की जा सकती है, लेजिटिमाइजेशन के थ्रू भी एक्वायर की जा सकती है। लेजिटिमाइजेशन क्या होता है?
the process of giving legitimacy to any child who may be considered to be a illegitimate or not a legitimate child. तो कोई ऐसा चाइल्ड है जिसकी लेजिटिमेटी एस्टेब्लिश नहीं हुई है, तो बाय फादर और बाय मदर उसकी लेजिटिमेसी अगर क्या हो सकती है, रिकॉग्नाइज हो जाती है, तो फिर वो भी उसी पर्टिकुलर टेरिटरी का नेशनल माना जाएगा। और भी इसके बहुत सारे मोड्स हैं, ये ना तो एग्जॉस्टिव है मोड, और ये बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। सो एक्यूजिशन ऑफ डोमिसाइल, आपने डोमिसाइल एक्वायर कर लिया। अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, ग्रांट ऑन एप्लीकेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट की एप्लीकेशन के बेसिस पे भी आपको नेशनलिटी मिल सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। थर्ड है रिजम्पशन, आपकी पहले नेशनैलिटी छिन गई थी, लूज कर दी थी आपने, कोई भी रीजन हो सकता है, गवर्नमेंट ने स्टेट ने आपसे ले ली थी, तो वो रिज्यूम भी हो सकती है। कब? बाय फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन। सो अ पर्सन में रिज्यूम and recover his original nationality which he has lost after fulfilling certain condition। कोई कंडीशन है स्टेट की, अगर आप उसको फुलफिल कर देते हैं तो आपको नेशनैलिटी दोबारा मिल जाएगी। सब्रोगेशन, if any territory become a part of some other state, citizens of such territory shall automatically become citizen of such state। लेट्स से अब मैं आपको अगर दूं एग्जांपल पीओके का, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कल को अगर इंडिया इसकी टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है बाय फोर्स और बाय कैसे भी करके, तो जितने भी इस पीओके के सिटीजन है वो ऑटोमेटिकली किसके नेशनल बन जाएंगे? इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट है सेजेशन। सेजेशन भी इसी तरह का प्रोसेस है, एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ सम अदर स्टेट। व्हेन अ पार्ट ऑफ अ टेरिटरी ऑफ अ स्टेट इज सीडेड टू अनदर स्टेट, ऑल नेशनल ऑफ द फॉर्मर एक्वायर द नेशनैलिटी ऑफ द लेटर। यू मस्ट हैव रेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 100, एक्वायर एंड सेजेशन ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये आपने पढ़ा होगा 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है भाई, कुछ टेरिटरी दूसरे को, दूसरी कंट्री को दे दी, उसने सीडेड कर ली, और कुछ आपने एक्वायर कर ली। तो जितने भी उसके नेशनल थे, जो नई कंट्री ने उसको सीडेड किया है, वो ऑटोमेटिकली उसके नेशनल बन जाएंगे। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। सो व्हेन अ स्टेट इज प्रपोर्शनड इनटू 2 और मोर स्टेट, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई कोई कंट्री, द नेशनल ऑफ द फॉर्मर स्टेट शैल हैव ऑप्शन टू बिकम द नेशनल ऑफ एनी अदर सक्सेसर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान का, तो जब पार्टीशन हुआ, जिस हिस्से का पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, तो वहाँ के सिटीजन को, वहाँ पे जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस जिनका था, उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इंडिया के ही सिटीजन रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के नेशनल बनना चाहते हैं, ठीक है। नेशनल और सिटीजनशिप में अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी हो सकता है, आप किसी कंट्री में बहुत समय से रह रहे हो, उसके बाद आपको ये भी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है कि कितने सालों बाद आपको उस कंट्री की नेशनैलिटी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंट्री में, एग्जांपल है, ठीक है, 5 ईयर्स से रह रहे हो, तो आप उसके बाद उस कंट्री की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो थ्रो रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। नाउ लॉस ऑफ नेशनैलिटी, ठीक है, नेशनैलिटी लॉस कैसे हो सकती है? पहले रिलीज, आपने खुद ही अपनी एप्लीकेशन से ऑन कंसेंट से नेशनैलिटी को रिलीज कर दिया। डेप्रीवेशन, आपने कोई ऐसी वायलेशन कर दी किसी म्यूनसिपल लॉ की, कंट्री की, कुछ ब्रीच कर दिया उस कंट्री के, पर्टिकुलर कंट्री के लॉस का, विच में लेड टू डेप्रीवेशन ऑफ नेशनैलिटी, ठीक है। एक्सपायर भी हो सकती है, कब? नेशनैलिटी एक्सपायर ड्यू टू ओवर स्टे इन अनदर कंट्री। आप दूसरी कंट्री में जो एक लिमिटेड पीरियड आपका था, उससे ज़्यादा आप दूसरी कंट्री में अगर इस ओवर स्टे करते हैं, तो उस बेसिस पे भी आपकी करंट नेशनैलिटी, ओरिजिनल नेशनैलिटी क्या हो जाएगी? एक्सपायर हो जाएगी। रिनंसिएशन और सब्सटीट्यूशन, ये साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। सो राइट टू रिनाउंस देयर नेशनैलिटी इन केस ऑफ डबल नेशनैलिटी, आपने दूसरी कंट्री की भी नेशनैलिटी ले ली, तो अब यहाँ पे आप रिनाउंस कर देंगे। और ये सब्सटीट्यूशन वैसे ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन आप खुद भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब सिटीजन लूजेज द नेशनैलिटी ऑफ वन स्टेट, ऑटोमेटिकली ही वी एक्वायर सम अदर स्टेट नेशनैलिटी। ए का नेशनल था ए कंट्री का, इसने बी की एक्वायर कर ली, तो ऑटोमेटिकली अब ये ए का नेशनल नहीं रहा, और इसके लिए एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है, दैट इज रिनंसिएशन। आपने जैसे ही आपने बी कंट्री की नेशनैलिटी ली, आप इसको ए कंट्री में क्या डालेंगे? रिनंसिएशन का एप्लीकेशन या जो भी प्रोसीजर है वो डाल देंगे कि मैं कंट्री ए की जो नेशनैलिटी है उसको रिनाउंस करना चाहता हूँ, ठीक है। अब डिफरेंस समझ लेते हैं नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में। नेशनैलिटी की अगर मैं सिंपल टर्म में आपको बताऊं ना, ये हो जाएगा आपका इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये जो है, ये है म्युनिसिपल लॉ का।
ठीक है। अब देखते हैं नेशनैलिटी क्या है, एक हेरिडिटरी मेंबरशिप है, ठीक है, वाई, और ऑन द अदर हैंड सिटीजनशिप इज अ लीगल रिकॉग्निशन ऑफ मेंबरशिप इन अ स्टेट, ये लीगल रिकॉग्निशन है। द टर्म नेशनैलिटी रेफर्स टू द लीनिएज ऑफ इंडिविजुअल एंड एंसेस्ट्रल कनेक्शन टू अ स्पेसिफिक कंट्री। आपका एंसेस्ट्रल कनेक्शन क्या था, आपके पेरेंट्स इंडियन थे, दो यू आर अ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन, सॉरी यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, आप यूएसए के सिटीजन है, लेकिन आपके जो फादर थे वो एक इंडियन थे, तो आपकी नेशनैलिटी क्या हो गई, इंडियन हो गई। So nationality refers to the lineage of individual and ancestral connection to the specific country. On the other hand, citizenship as opposed to the nationality is a legal status. It determines the rights and obligation of an individual. Right and obligation with respect to whom? That particular state जिसके आप सिटीजन हो, ठीक है। तो अगर डिफरेंस की मैं बात करूं, प्राइमरी डिफरेंस क्या है इनके बीच, दैट नेशनैलिटी रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल्स प्लेस ऑफ बर्थ और एंसेस्ट्री, आपका बर्थ प्लेस क्या है और आपके एंसेस्टर कहाँ से बिलोंग करते थे, ये तो बात हो गई नेशनैलिटी की। सिटीजनशिप रिप्रेजेंट द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहाँ के आप रजिस्टर्ड सिटीजन है, वहां पे आपको सर्टेन राइट्स भी दिए जाएंगे, वोटिंग राइट, right to do business, right to acquire any property, etc. ठीक है। So nationality refers to the legal part of identity of an individual, whereas citizenship is the political part of identity of an individual. तो citizenship क्या अलाउ करता है, it allows them to live, to work and to vote in a specific country। भाई वोटिंग राइट भी तो होते हैं, सिटीजन पे ही तो होते हैं, नेशनल पे तो नहीं होते। तो ये मोटा मोटी इनके बीच का डिफरेंस है। इसको भी समझ लीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टेटलेसनेस। कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो किसी स्टेट का नेशनल ही नहीं है, ठीक है, तो उसको उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेटलेस पर्सन। तो आर्टिकल 1 जो है इस पे कन्वेंशन है, कन्वेंशन रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ स्टेटलेस पर्सन 1954, ये डिफाइन करता है स्टेटलेस पर्सन को, अ पर्सन हु इज नॉट कंसीडर्ड एज अ नेशनल बाय एनी स्टेट अंडर द ऑपरेशन ऑफ इट्स लॉ। किसी भी कंट्री का नेशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, एक स्टेटलेस पर्सन। इसके रिडक्शन के लिए भी एक कन्वेंशन लाया गया था, कन्वेंशन ऑन द रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस 1961। ये क्या कहता था, इट एस्टेब्लिश दैट ईच स्टेट पार्टी मस्ट ग्रांट इट्स नेशनैलिटी टू द पर्सन हु आर बोर्न इन इट्स टेरिटरी एंड वुड अदरवाइज बी स्टेटलेस। ठीक है, कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टेट की टेरिटरी में बॉर्न हुए हैं, या फिर उनके मदर फादर पेरेंट्स जो थे वो उस कंट्री को बिलोंग करते थे, स्टिल उनको स्टेट के थ्रू नेशनैलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करी गई है। तो ऐसे लोगों के लिए ये रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस 1961 की कन्वेंशन लाई गई, ठीक है। ये और क्या कहती है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स दैट ईच स्टेट ग्रांट्स इट्स नेशनैलिटी टू एनी इंडिविजुअल whose father, as I said, or mother had the nationality of the state in the question if the individual would otherwise be stateless। कोई मदर फादर है नेशनल लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टेटलेस है, तो ऐसे पर्सन को तो मिलनी चाहिए ना रिकॉग्निशन एज पर दी प्रोसेस ऑफ सब्जेक्टिव प्रोसेस ऑफ दैट इज नेचुरलाइजेशन और अदर प्रोसेस ऑफ एनी स्टेट। सो द मेन गोल क्या था इस कन्वेंशन का, द मेन गोल और द पर्पस ऑफ दिस कन्वेंशन इज टू मेक श्योर दैट ऑल इंडिविजुअल हु वुड अदरवाइज बी स्टेटलेस डिस्पाइट एग्जिस्टिंग लिंक विद द स्टेट, either they are born in that state or either their mother father belongs to that state, such as birth decent resident can acquire or keep a nationality। ये इसका मोटा मोटी पर्पस था। अब आ जाइए इमिग्रेंट्स पे, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स की बात करूं तो एग्जाम्पल, कोई पर्सन इंडिया से यूएसए चला गया, ठीक है, छोड़ छाड़ के अपना सब यहाँ सेटल हो गया। अब ये फ्री विल से भी हो सकता है, बाय फोर्स से भी हो सकता है। फ्री विल से कैसे, भाई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही थी यूएसए में और इसकी फैमिली यूएसए में रहती थी तो वहां चला गया। फोर्स, भाई एट्रोसिटीज हो रही थी, आर्म रिबेलियन हो रहा था, कुछ भी बाय फोर्स भी हो सकता है और बाय कंसेंट भी हो सकता है, ठीक है। माइग्रेटेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दिस इज इमिग्रेशन। सो पीपल हु माइग्रेट फॉर डिफरेंट रीजन, ठीक है, सच एज reuniting with their families, seeking better economic opportunity, escaping human right abuse, वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है,
उसमें क्या क्या हो सकता है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, परसिक्यूशन हो रहा है आपका, ठीक है, रॉन्गफुल परसिक्यूशन, आपको टॉर्चर किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सभी सर्कमस्टांसेस में जब एक पर्सन माइग्रेट कर जाता है दूसरी कंट्री में तो हम उसे क्या कहते हैं, इमिग्रेंट। सो माइग्रेशन, जस्ट अ सेकेंड, okay, so migrants are generally entitled to the same human rights protection as all individual। migrants को भी कुछ rights and राइट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, ह्यूमन राइट। स्टेट में लिमिट माइग्रेंट्स राइट इन सम वे सच एज कंसर्निंग वोटिंग एंड पॉलिटिकल राइट। अब देखो, इमिग्रेंट की अगर मैं बात करूं ना, इमिग्रेंट तो ये इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसे लेमन लैंग्वेज में समझें तो अ पर्सन हु माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज इमिग्रेंट। लेकिन ये माइग्रेशन एक पर्टिकुलर कंट्री से ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी हो सकता है, जो कि डोमेस्टिक लॉ और म्युनिसिपल लॉ का कॉन्सेप्ट है। उसे क्या कहेंगे हम, माइग्रेशन, नॉट इमिग्रेंट्स, ठीक है, माइग्रेशन। तो उस केसेस में ये इंटरनल भी हो सकता है, जब एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया, दूसरी कंट्री में नहीं गया, एक्सटर्नल दूसरी कंट्री में चला गया। लेकिन इमिग्रेंट्स को जब हम समझेंगे ना तो ये कंट्रीज के पर्पज से ही समझेंगे, मतलब एक कंट्री से दूसरी पर कंट्री। और जब ऐसे कोई जाएगा तो भाई स्टेट उसे वोटिंग राइट थोड़ी दे देगा और बाकी राइट थोड़ी दे देगा, तो स्टेट के पास पावर है लिमिट करने की राइट्स इन सम वे सच एज वोटिंग राइट और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है। और माइग्रेंट्स विल आल्सो इंक्लूड रिफ्यूजीज, इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, ये दोनों भी समझते हैं। अब आ जाओ रिफ्यूजीज पे। रिफ्यूजी को अगर मैं समझाऊं, एक पर्टिकुलर ये कंट्री है ए, इसमें ना इसे फियर है किसी एक इंडिविजुअल को कि यहाँ पे इसका रॉन्गफुल परसिक्यूशन हो सकता है, ठीक है, किसी भी ग्राउंड पे, उसकी रेस, रिलीजन, किसी पॉलिटिकल एंटिटी के साथ उसका एफिलिएशन है, उस ग्राउंड पे उसे फियर है कि भाई उसका यहाँ पे परसिक्यूशन हो सकता है। इसीलिए वो कंट्री बी में ना शरण मांगने जाता है, शरण, कि भाई मुझे बचा लो, यहाँ पे मेरा, मुझे फियर है, मेरा रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो वो असाइलम सीक करता है, और जब उसे असाइलम स्टेटस ग्रांट हो जाता है ना, जब ग्रांट हो जाता है असाइलम स्टेटस, तब वो बन जाता है रिफ्यूजी, ठीक है, मतलब इसकी प्रोटेक्शन में आ गया, इसकी शरण में आ गया, तो हम क्या कहेंगे, वो उसको रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कन्वेंशन की बात करूं, इस पे एक ही कन्वेंशन है ग्लोबल लेवल पे, जो है कन्वेंशन रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी 1951। इसको और क्या बोलते हैं, जनेवा कन्वेंशन ऑफ 1951। दिस इज द ओनली इंटरनेशनल लेजिस्लेशन अप्लाइंग टू द रिफ्यूजीज एट ग्लोबल लेवल। इसको बाद में रेटिफाई भी किया गया बाय प्रोटोकॉल 1967, ठीक है। और ये जो है ना 1951 की कन्वेंशन और इसकी प्रोटोकॉल 1967 की, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, दैट विच कंट्री इज नॉट अ सिग्नेटरी टू रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951, सो आंसर वुड बी इंडिया। अगर मैं एक एजेंसी की बात करूं तो वी हैव यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, UNHCR। ये एक यूएन एजेंसी है जो एड्रेस करती है इशू रिलेटेड टू रिफ्यूजीज। आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का। ये क्या गारंटी करता है, राइट टू सीक एंड टू एंजॉय इन अदर कंट्री असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। अब यू मस्ट नोट दैट राइट किस चीज का है, ओनली टू सीक असाइलम, ठीक है, राइट इज नॉट टू रिसीव असाइलम। रिसीव होगा कि नहीं होगा वो डिस्क्रिशन है कंट्री बी की, ठीक है, लेकिन राइट दिया गया है भाई, सीख तो कर सकता है, ये एक ह्यूमन राइट है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, गारंटी दैट राइट टू सीक एंड टू एंजॉय इन अदर कंट्री असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। अब इसकी डेफिनेशन की बात करूं रिफ्यूजी की, तो आर्टिकल 1 ऑफ 1951 कन्वेंशन क्या कहता है, रिफ्यूजी इज समवन हु ओइंग टू द वेल फाउंडेड फियर, फियर कैसा होना चाहिए, वेल फाउंडेड, ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड फॉर रीजन ऑफ, यहाँ पे नोट करना, रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल ओपिनियन, सॉरी, नेशनैलिटी ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप ऑफ एनी पॉलिटिकल ओपिनियन। अगर ये 5 ग्राउंड है ना, इसके बाहर कोई भी पर्सन रिफ्यूजी नहीं माना जाएगा। ये 5 ग्राउंड जो है ये एग्जॉस्टिव ग्राउंड है। अगर इन्हीं की वजह से उसको फियर है ना परसिक्यूशन का, तभी उसको रिफ्यूजी स्टेटस मिल सकता है, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन अगर आपका कोई है, ठीक है।
or who is outside the country of their nationality and is unable to or owing to such fear is unwilling to avail themselves of the protection of that country. ठीक है, और who is not having a nationality, किसकी बात करता है, अभी statelessness पढ़ाया था ना. So stateless person can also demand asylum, seek asylum for the purpose of refugee status. So who not having a nationality and being outside the country of their former habitual residence is unable to or owing to such fear is unwilling to return to it. तो अब इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, रिफ्यूजी स्टेटस कब मिल सकता है आपको, जब आप प्रेजेंस हो आउटसाइड होम कंट्री, अपनी होम कंट्री के बाहर हो, फियर हो आपका डिस्क्रिमिनेटेड परसिक्यूशन आपका हो सकता है किस पे, 5 रीजन, रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल एफिलिएशन एक्सेट्रा, वही 5 रीजन होने चाहिए, और आपका इनकेपेसिटी टू एंजॉय प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम योर ओन स्टेट और नेशन, अपनी कंट्री जिसके आप नेशनल और सिटीजन है उस कंट्री से आपको कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, इसीलिए आप दूसरी कंट्री में असाइलम सीख कर रहे हैं, सो दैट यू विल ग्रांटेड रिफ्यूजी स्टेटस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट. इसका आर्टिकल नंबर भी याद रखना, आर्टिकल 33 ऑफ 1951 कन्वेंशन. रिफॉल्वमेंट का मीनिंग अगर बोलूंगा ना, टू रिफॉल्व मतलब टू रिटर्न और टू एक्सपेल अ पर्सन, तो ये प्रोहिबिट करता है, फॉरबिड करता है किसी भी कंट्री को टू रिटर्न एनी असाइलम सीकर. अगर वो उन 5 रीजन पे असाइलम मांग रहा है ना, तो वो कंट्री उसको रिटर्न नहीं कर सकती. यही है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट. सो नो स्टेट शेल, नो से स्टार्ट हो रहा है, नो मीन्स इट इज अ प्रोहिबिटरी सेक्शन और आर्टिकल. So no state shall expel or return, that is refoulement, a refugee in of its territory where his life or freedom would be threatened on account of race, religion, nationality, or member of a particular social group or political opinion. ठीक है, so the principle forbid a country receiving asylum seeker from returning them to the country where their life or freedom would be threatened. उस कंट्री में रिटर्न करने के लिए वो उसको फोर्स नहीं कर सकता जहां से उसकी लाइफ को खतरा है, ऑन द ग्राउंड ऑफ परसिक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ 5 रीजंस. अगला है आपका इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन. ठीक है, जैसे रिफ्यूजी के जैसा ही है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, एक ही कंट्री है सिर्फ. ठीक है, लेट से पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की कंट्री है, इसमें एक पर्सन का रॉन्गफुल परसिक्यूशन हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो ये अपने रेजिडेंस को लीव करके किसी दूसरे ही रेजिडेंस पे चला गया. इसने अपना घर तो छोड़ा लेकिन बॉर्डर नहीं क्रॉस करा, किसी दूसरी कंट्री में नहीं करा. ये डिस्प्लेस तो हुआ लेकिन अपनी कंट्री में ही डिस्प्लेस हुआ, अपनी कंट्री में ही अभी, तो इसको हम कह देंगे इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन. ये सबसे ज्यादा वनरेबल है, क्योंकि रिफ्यूजी के लिए हमें पास तो इंटरनेशनल लॉज में प्रोविजंस है, इनके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है. तो ये क्या, इंटरनली डिस्प्लेस पीपल हैव नॉट क्रॉस अ बॉर्डर टू फाइंड द सेफ्टी. अनलाइक रिफ्यूजी दे आर ऑन द रन एट होम, अपने घर में भाग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह. सो IDPs स्टेड विद इन देयर ओन कंट्री एंड रिमेन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स गवर्नमेंट. एक पर्टिकुलर कंट्री है, उसमें प्रोटेक्शन के अपनी गवर्नमेंट के अंडर ही तो रहेंगे. दो द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और टॉर्चर इज बीन डन बाय दैट गवर्नमेंट ऑल्सो, स्टिल दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट गवर्नमेंट. ठीक है, तो क्या कहता है, रिमेन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स गवर्नमेंट इवन इफ दैट गवर्नमेंट इज द रीजन फॉर देयर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, क्योंकि बॉर्डर नहीं क्रॉस करा ना. सो दे ऑफन मूव टू एरियाज वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिलीवर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड एज अ रिजल्ट दीज पीपल आर अमंग द मोस्ट वनरेबल इन द वर्ल्ड. ऐसे एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराना बहुत डिफिकल्ट होता है. भाई यहाँ था, इस कोने में चला गया, रहा तो इसी कंट्री में, तो यहाँ पे ह्यूमन एड असिस्टेंस पहुंचाना भी बहुत डिफिकल्ट है. तो ये सबसे ज्यादा वनरेबल क्लास होती है, इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन. ठीक है, सो पीपल फोर्स टू फ्ली और लीव देयर होम यूजुअली इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, unlike refugee these internally displaced person do not have a special status because we have convention for refugee 1951, but there is no convention for internally displaced people in international law with respect to right specific to their situation. अच्छा, to sum up अगर मैं बताऊं immigrants, ठीक है, तो immigrant as I said people migrate from different region and resettle to another country बाय देयर ओन फ्री विल और बाय फोर्स, कुछ भी हो सकता है, बट सेटल हो गए किसी दूसरी कंट्री में, तो हम उसे क्या कहेंगे, इमिग्रेंट. रिफ्यूजी थ्रेट और फियर ऑफ परसिक्यूशन फ्रॉम देयर होम कंट्री एंड दैट्स व्हाई दे आर सीकिंग asylum status, and the moment
the asylum status is granted, they will be termed as refugees. So someone who has been forced, ये ओन फ्री विल से नहीं होता, फोर्स ही होगी इसमें, फोर्स टू फ्ली हिज और हर होम कंट्री एंड हैज गॉट रिफ्यूजी स्टेटस इन अ डिफरेंट कंट्री। असाइलम सीकर, भाई जब तक रिफ्यूजी नहीं बना, शरणार्थ शरण मांग रहा है भी है, भाई मुझे शरण दे दो अपनी कंट्री में, तब तक क्या ही असाइलम सीकर है। अ पर्सन हु इज सीकिंग इंटरनेशनल प्रोटेक्शन बट हुज क्लेम फॉर रिफ्यूजी स्टेटस हैज नॉट येट बीन इवेल्युएटेड। ठीक है, ए कंट्री है, ये बी है, यहाँ पे इसके फियर है इसको कि मेरा फॉल्स परसिक्यूशन हो सकता है, तो ये यहाँ आया भाई, अभी ये यहीं पे है, ये असाइलम सीकर है, असाइलम स्टेटस मांग रहा है, भाई मुझे प्रोटेक्शन दे दो, मेरे स्टेट में मुझे खतरा है। ठीक है, तो अभी तक ये क्या है, असाइलम सीकर। द मोमेंट दिस कंट्री बी ग्रांटिंग असाइलम, इसका क्या हो गया, ये बन गया एक रिफ्यूजी। IDP, as I said, just like refugee, they have fled their home country, but they have not crossed international border. बॉर्डर नहीं क्रॉस करा, पर अपने ही घर में इंटरनली डिस्प्लेस है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा वनरेबल है, एज आई सेड। तो ये आपका हो गया ये वाला टॉपिक खत्म, नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन। थैंक यू।